दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव बेहद ही नजदीक है। तमाम पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं। नेताओं की रैली जोरों शोर से हो रही है, लेकिन उस बीच जो खबर आ रही है कि महायुति गठबंधन पूरी तरीके से आपस में ही लड़ाई कर रहा है। कहीं पर शिंदे गुट के नेता हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो कहीं पर अजीत पवार ने भाजपा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन में भी कुछ खबरें ऐसी आ रही थी। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पत्रकार अंसार इमरान। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है और किस ओर अब ये चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला सवाल अंसार साहब, जिस तरीके से महायुति गठबंधन में अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार और शिंदे गुट, उसके बाद फिर भाजपा के प्रत्याशी आपस में ही एक दूसरे के सामने मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका असर कितना पड़ेगा महाराष्ट्र चुनाव पर? देखिए, जहां तक है कि ये मुझे लग रहा है शायद पहली बार है खुलकर कि महाराष्ट्र का चुनाव पार्टियों के बीच में नहीं, दो गठबंधन के बीच में हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार है। दूसरी तरफ भाजपा है जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर है। उसके अलावा एनसीपी अजीत पवार है और शिवसेना एकनाथ शिंदे है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार चुनाव पार्टियों के बीच में है, नहीं गठबंधनों के बीच में हो रहा है। अब दूसरी बात यह है कि जब गठबंधनों के बीच में मुकाबला होता है तो टिकट बंटवारे को लेकर एक दूसरे के साथ उन सीटों को लेकर हमेशा लड़ाई रहती है, हमेशा वो टसल होती है जहां पर उनके जीतने की ज्यादा उम्मीदें होती हैं। ये लड़ाई हमें इस साइड में महाविकास आघाड़ी में कम देखने को मिली जितनी लड़ाई उस साइड में है। उस साइड लड़ाई इस वजह से है कि मुझे ये जीतने वाली सीटें चाहिए, मुझे ये जीतने वाली सीटें चाहिए, मुझे इन सीटों पर लड़ना है। तो उनके यहाँ अभी भी मतलब नामांकन हो गया है, इसके बावजूद भी खास तौर पे एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ अंदरूनी तौर पे उनकी टसल चल रही है। एक टसल तो ये, दूसरी टसल जो चल रही है कि जो एनसीपी का वोट बैंक है या एनसीपी की जो राजनीति है वो दूसरे तरह की है। उस एनसीपी की राजनीति में भाजपा की राजनीति कहीं फिट नहीं बैठ पा रही है। भाजपा एक तरफ कह रही है कि हम लाउड स्पीकर हटा देंगे, मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे, वक्फ की जमीनें छीन लेंगे, दलितों के मैटर में उनका क्लियर स्टैंड नहीं है, मराठा आरक्षण को लेकर उनका क्लियर स्टैंड नहीं है। तो इसकी वजह से एनसीपी जो अजीत पवार है वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो जैसे मान लीजिए वक्फ के मुद्दे पर ही अगर भाजपा को कोई स्टैंड हो तो उस मुद्दे पर अजीत पवार का स्टैंड एकदम उल्टा होगा। अजीत पवार का अगर स्टैंड उल्टा होगा तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में आपसी टसल और आपसी गुत्थम गुत्थी जरूर होगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। नवाब मलिक के मुद्दे पर भाजपा और एनसीपी अजीत पवार दोनों आमने सामने थे। भाजपा कह रही है कि हम नवाब मलिक को विलन की तरह पेश करते थे, हम नवाब मलिक को चुनावी राजनीति में मतलब अपनी तरफ से अपना कैंडिडेट बनाने की पक्ष में नहीं है। मगर अजीत पवार जो थे वो इस बात के पक्ष में थे कि नवाब मलिक को डायरेक्ट चुनाव लड़ना चाहिए, वो मेरी तरफ से पार्टी के कैंडिडेट होंगे और पूरे गठबंधन को उनका साथ देना चाहिए। इस पूरे टसल के अंदर नवाब मलिक को जो उनकी सीट थी अनुशक्ति नगर, वहां से तो नहीं चुनाव लड़ा, वहां पर उनकी बेटी सना मलिक लड़ रही है। मगर नवाब मलिक एक फ्रेंडली मैच के तौर पर, जिसे गोवंडी बोलते हैं, शिवाजी मानखुर्द जो सीट है उस सीट पर जाके चुनाव लड़ने लगे। तो इस टाइप की एक नहीं दसियों कहानियां हैं जो भाजपा गठबंधन में आपसी टसल की वजह बनी हुई है। लेकिन एक पार्टी है और जो उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे हैं, उन्होंने बिना शर्त भाजपा को समर्थन दिया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो कई ऐसी जगहों पर उन्होंने खुद अपना प्रत्याशी उतारा है, जहां पर भाजपा कैंडिडेट है या फिर शिवसेना शिंदे गुट का है। और एक जगह तो ऐसा है कि शिवसेना शिंदे का प्रत्याशी है, लेकिन वहां राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा ने शिवसेना शिंदे का समर्थन ना करके राज ठाकरे के बेटे का समर्थन किया है। तो क्या लग रहा है कि अभी सरकार नहीं बनी है या सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, चुनाव भी नहीं हुआ है, उससे पहले इतनी बड़ी गुटबाजी, क्या ये सीधे तौर पर नुकसान करते जा रही है महायुति को? देखिए, मैंने आपको पहले बोला ना कि जब गठबंधन की राजनीति होती है तो गठबंधन की राजनीति में हमेशा टसल रहती है। भाजपा इस बात के लिए कुख्यात है कि वो अपने गठबंधन के जो लोग होते हैं उनके साथ हमेशा दगा करती है। आप हिस्टोरिकली उठा के देख लीजिए, 20 साल, 30 साल, 50 साल का इतिहास, भाजपा ने हमेशा अपने गठबंधन के साथियों को निगल लिया है।
और इस टाइम भी वही कर रहे हैं। भाजपा ने मजबूरी के तहत एकनाथ शिंदे को पिछली बार सीएम की कुर्सी पर विराजमान करवाया था, मगर इस बार वो ये नहीं चाहते कि 50 सीट जीतने वाली, 40 सीट जीतने वाली एक पार्टी 100 सीट पर चुनाव जीतने वाली एक पार्टी का मुख्यमंत्री ना बन के उनका मुख्यमंत्री बने। तो उनको दबाव में लेने के लिए वो हमेशा ऐसी चीजों को अपनी राजनीति में लेकर आएंगे सेंटर पॉइंट में, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को तकलीफ हो। वो नहीं चाहते कि भाजपा से बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर महाराष्ट्र में किसी दूसरी पार्टी का हो। यही वजह है कि उन्होंने सीधे तौर पे राज ठाकरे को अपने साथ मिलाया है। राज ठाकरे ने कई जगह पर अंदर खाते उनकी मदद करी है, उसका इनाम वो पलट के उन्हें दे रहे। तो एक दूसरे की जो पार्टियां है ना, दूसरी पार्टियां, जैसे बिहार में हुआ था कि बिहार में नीतीश कुमार को, जेडीयू को कंट्रोल करने के लिए चिराग पासवान को मतलब हनुमान की तरह पेश किया जा रहा था कि आप हमारी तरफ से जाइए। उन्होंने जेडीयू का पूरा खेल बिगाड़ा, उनकी पार्टी के स्ट्रक्चर को छोटा किया। भाजपा के साथ जो गठबंधन करने वाली पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे अजीत पवार हो, उनको भी सोचनी चाहिए कि आपके पास 10 एग्जाम्पल है पुरानी सरकारों में, दूसरे स्टेट में, जहां पर भाजपा ने अपनी जो अलायंस पार्टनर थे उनके साथ दगाबाजी की। इसके बावजूद अगर आप ये रिस्क ले रहे हैं तो फिर आप अपने नतीजों को सोच समझ के देख लीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से अब महाविकास अघाड़ी भी कहा जा रहा था कि 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कई लोगों ने आलोचना करी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें लड़ना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो क्या लगता है भाजपा 150 प्लस है और कांग्रेस 100 प्लस है, तो कितना मुकाबला होगा टक्कर का? जिस तरीके से ये भी खबरें आ रही थी अजीत पवार को कम सीटें दी जाएगी, ताकि अगर अजीत पवार बगावत करके चले भी जाते हैं फिर से अपने चाचा के पास, तो ताकि हम दो पार्टियों मिलकर चुनाव और फिर उसके बाद सरकार आसानी से बना सकें। तो क्या लगता है आपको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं? कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूत है अभी तक? देखिए, ये बात के पक्ष में तो मैं भी हूँ कि अगर चुनावी राजनीति को अगर आप थोड़ा भी समझते हैं, कांग्रेस सिंगल पार्टी है विपक्ष में, जिसकी अपनी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। मतलब उनकी ये पार्टी में कोई बंटवारा नहीं है, वो मतलब पूरे प्रदेश भर में उनका जनाधार है, उसके हिसाब से काम करते हैं। मगर अजीत पवार बोल रहा हूँ, शरद पवार या उद्धव ठाकरे, दोनों की पार्टियां टूट चुकी हैं और मैक्सिमम विधायक और पार्टी का सिंबल तक दूसरी पार्टी के पास चला गया है। जैसे एनसीपी के जो विधायक थे, उसमें से 40 विधायक तो अजीत पवार के साथ है, तो फिर शरद पवार का क्या वजूद रह गया? ऐसे ही शिवसेना उद्धव ठाकरे में आपके 40 से ज्यादा विधायक तो एकनाथ शिंदे के साथ है, आपका क्या वजूद रह गया? ऐसी कंडीशन में जब आपके पॉलिटिकल वजूद पर सवाल हो, उस कंडीशन में अगर आप ये कहते हैं कि सीटों का बंटवारा इक्वल होगा, तो ये मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। और कांग्रेस का इस मामले में फैसला कि वो ज्यादा सीटों पर लड़ेंगी, उनका हक भी बनता है, वो पॉलिटिकली स्ट्रांग भी है। इस पूरे प्रकरण में जो महाविकास अघाड़ी ने एक सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, जिस मुद्दे पे मुझे लगता है कि उन्हें नुकसान होगा, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की तरफ से जो टिकट बंटवारा किया है, वो इतना खराब लेवल का है, इतना घटिया किया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बनेगी तो उसकी बड़ी वजह उद्धव ठाकरे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने टिकट ही ऐसे बांटे हैं कि जिसको देखकर ऐसी उम्मीद ही नहीं लग रही है कि वो 20 से ज्यादा सीटें जीत पाएंगे। सोचिए, एक पार्टी जो 83 या 85 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें से अगर वो सिर्फ 1/4 सीटों को जीतने की कैपेबिलिटी रखती है, तो फिर नतीजे कैसे आएंगे? मान लीजिए कांग्रेस 50-60 सीटें जीत जाती है, 40 के आसपास एनसीपी जीत जाती है, बाकी 50 सीटें कहाँ से आएंगी? 150 के आसपास का आंकड़ा चाहिए आपको बहुमत के लिए। बाकी सीटें भी तो चाहिए ना। अगर उद्धव ठाकरे इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे तो मसला हो जाएगा। दिक्कत क्या है कि भाजपा गिरी से गिरी हालत में महाराष्ट्र में 80 सीटें, 70 सीटें जरूर जीतेगी। ऐसे ही एकनाथ शिंदे के पास जो शिवसेना का कोर वोटर है, जो हिंदुत्व के नाम पर वोट करता है, उनके पास अपना वोटर है, तो 30-40 सीटें वो भी जीत जाएंगे। तो उनके पास जो आंकड़ा है वो 120-30 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना उद्धव ठाकरे ने नहीं अच्छा परफॉर्म किया, तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस और उनका गठबंधन इस बार विपक्ष में बैठने के लिए तैयारी रखे। लेकिन अगर हम महायुति की बात करें, जिस तरीके से अजीत पवार ने अपनी तमाम बातें मनवा ली हैं, जिसमें भाजपा है, भाजपा के ऊपर आरोप लगता है कि वो
पूरी तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करती है। नवाब मलिक को टिकट दिया गया, भाजपा विरोध करती रही और इसी तरीके से दूसरे टिकट भी अजीत पवार ने दे दिए कि भाजपा नहीं चाहती थी कि टिकट मिले। तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है अजीत पवार के पास, वो पूरी तरीके से उन्हीं को जा रहा है, या भाजपा का जो हिंदू वोट बैंक था वो नुकसान करेगा महायुति गठबंधन को? नहीं, देखो मसला क्या है कि जब गठबंधन की राजनीति होती है तो एक पार्टी की पॉलिटिक्स अलग है, दूसरी पार्टी की पॉलिटिक्स अलग है। बिहार प्राइम एग्जाम्पल है इसका कि जेडीयू की पॉलिटिक्स एकदम अलग है। उसमें मुसलमान भी शामिल है, दलित भी शामिल है, दूसरी समुदाय भी शामिल है। मगर जब आप भाजपा की तरफ जाएंगे तो भाजपा के नेताओं के एकदम एंटी मुस्लिम बयान होते हैं, एंटी दलित बयान होते हैं। उन बयानों की बुनियाद पर जो उनकी पॉलिटिक्स है वो अलग है। जो हमारे इधर होती है या जो सेक्युलर पार्टियां जो अपने आप को अभी भी क्लेम करती है कि वो सेक्युलर पार्टियां, उनकी राजनीति अलग है। हम्म, मुद्दा ये है, जो मुझे लगता है कि अगर मुसलमान की हैसियत से भी महाराष्ट्र में वोटर देखे कि एनसीपी मेरे लिए क्या करेगी, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो भाजपा वक्फ की जायदादों को हड़प लेना चाहती है, वो वक्फ की जायदादों को किसी भी बुनियाद पर खत्म कर देना चाहती है, क्या एनसीपी से चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम कैंडिडेट या दूसरे कैंडिडेट उस पूरे मुद्दे में उनका साथ देंगे? असल सवाल तो यही है ना कि आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। हम्म, भाजपा तो अपना जो वोट बैंक है उनका हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, उनका तो क्लियर एजेंडा है। उस एजेंडे में वो लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे। मसला आपके साथ है। जैसे मान लीजिए कि वहां पर मुसलमानों के प्रॉफिट के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, जिन लोगों ने कहे हैं उनको वहां की भाजपा सरकार प्रोटेक्शन देती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। उनका क्लियर एजेंडा है कि हम आपके खिलाफ ही रहेंगे। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते, उनका क्लियर एजेंडा है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में एंटी मुस्लिम टाइप की जितनी बातें हो रही हैं, जितनी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उसमें महाराष्ट्र की भाजपा सरकार का पूरा क्लियर स्टैंड है कि हम इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस मुद्दे पर एनसीपी का क्या रोल है? हम्म, इवन कि एकनाथ शिंदे भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर वो मुस्लिम इलाकों से चुनाव लड़ रहे हैं। वो चाहेंगे कि मुसलमान उनकी तरफ जाए। वो मुसलमानों से के साथ कई जगह पर मुलाकात भी करी है। तो ऐसे में सवाल तो ये है कि भाजपा की राजनीति क्लियर है। वो बंटवारे की राजनीति करते आ रहे थे और करते रहेंगे, उसी पर उनकी राजनीति टिकी है। असल सवाल तो उनके साथ अलायंस पार्टनर है, उनके साथ है। अगर अलायंस पार्टनर अब अपनी उस वजूद को बचाना चाहते, अपनी राजनीतिक साख को बचाना चाहते, तो उनको उस भाजपा के चंगुल से बाहर निकलना होगा, वरना उनका भी हाल वही होगा जो जेडीयू के साथ हुआ। जो जेडीयू बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती थी, सबसे बड़ी पार्टी होती थी, वो आज तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गई। कुछ ऐसा ही हाल एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ भी आने वाले टाइम में जरूर होगा। अच्छा, अगर हम देखें महायुति में पूरी तरीके से टूट-फूट है। लेकिन एक मामले पे अगर अडानी को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो जितनी भी पार्टियाँ उसमें महायुति में हैं, सबकी सहमति उसमें नज़र आती है। तो क्या लगता है कि धारावी एक बड़ा मुद्दा है इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में? लगातार उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उस प्रोजेक्ट को कैंसल करेंगे। तो लग रहा है आपको कि ये मुद्दा और बड़े पैमाने पर जाएगा और लोग अब इसके खिलाफ वोट करेंगे वहाँ पर? देखिए, महाराष्ट्र की पहचान क्या है पूरे हिंदुस्तान में? आप दिल पे हाथ रख के बताइए। महाराष्ट्र की पहचान है इकोनॉमिकल कॉरिडोर के तौर पे कि हुँ, भारत की अर्थव्यवस्था का जो प्राइम फोकस है, केंद्र बिंदु है, वो महाराष्ट्र है। हुँ, महाराष्ट्र में एक पॉइंट नहीं है, मुंबई है, उसमें पुणे है, औरंगाबाद वाला एरिया है, नागपुर का एरिया है। कई डाइवर्स जगह पर महाराष्ट्र इकोनॉमिकल सपोर्ट पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को देता है। अब हुँ, ऐसे में अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो इन्वायरमेंट के तौर पे भी खतरनाक हो और लाखों की आबादी को डिसबर्स करने का हो, भाजपा के ऊपर ये आरोप बहुत पहले से लगता रहा है कि हुँ, भाजपा गरीबों की, आम जनता की सरकार नहीं है। वो कुछ उद्योगपति दोस्त, जिनको किसी के मित्र कहा जाता है, मित्रों की सरकार है। वो मित्रों की फायदे के लिए ये सरकार कुछ भी करने को तैयार है। चाहे उन्हें लाखों लोगों को उजाड़ना पड़े, चाहे उन्हें लाखों लोगों की पूरी बस्तियां खत्म कर देनी पड़े, चाहे उनको लाखों लोगों को सड़क पे ला देना पड़े, मगर वो अपने दोस्त को नाराज नहीं करेंगे।
चुनावी फंड भी तो कहीं से आता है। सोचिए ना कि मुंबई की हर उस इलाके को वो खत्म कर देना चाहते हैं, जो हज़ारों लाखों लोगों के जीवन बसर को पूरा करता है। धारावी उसमें बड़ा नाम है। धारावी की पहचान क्या है? धारावी छोटे-छोटे एमएसएमई टाइप के जो इंडस्ट्री है ना, छोटे कारोबार, स्क्रैप का कारोबार हो गया, कूड़ा बीनने का कारोबार हो गया, छोटी-छोटी फैक्ट्रियों का काम हो गया, जो घर के नीचे फैक्ट्रियाँ काम करती हैं, कैश पे चलने वाली इंडस्ट्री, ये छोटे-छोटे कारोबार जो बहुत बड़े पैमाने पर पैसे की सर्कुलेशन को इंडियन इकोनॉमी में पेनिट्रेट करते हैं, उस चीज़ को मतलब ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं। हुँ। असल मुद्दा क्या है? राहुल गांधी बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं और ये सच्चाई है भारत की इस इकोनॉमी के अंदर कि भाजपा की मौजूदा सरकार चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य सरकार हो, वो पूरी तरीके से बिज़नेस में मोनोपोली लाना चाहते हैं। मोनोपोली क्या? कि एक आदमी ही गैस बेचेगा, एक आदमी ही राशन का सामान बेचेगा, एक आदमी ही कपड़ा बेचेगा, एक आदमी ही पेट्रोल बेचेगा, किसी दूसरे की कोई हैसियत नहीं। जबकि होना ये चाहिए कि हिंदुस्तान की जहाँ पर एक बड़ी आबादी रहती है, छोटे-छोटे काम बाँटे होने चाहिए कि ये काम फलाँ के पास है, ये काम छोटे लोग करते हैं, ये काम यहाँ के ये फलाँ इलाका करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कानपुर की इंडस्ट्री लेदर के लिए मशहूर थी। बहुत छोटे-छोटे कारखाने होते थे जो लेदर का काम करते थे और बड़ी कंपनियों को सेल आउट करते थे। हज़ारों लोगों का परिवार उससे चलता था। ऐसे ही कन्नौज में इत्र का जो कारोबार होता था, ये लोग क्या चाहते हैं कि जो छोटे काम हैं, जो जिससे कई हज़ार परिवार जुड़े होते हैं, वो खत्म करके एक आदमी को उसका बादशाह बना दिया जाए, कि भाई राशन नॉर्मली क्या होता है मगर अगर आपको सब्ज़ी लेना हो, चिकन लेना हो या कुछ भी लेना हो, आप मंडी में जाएँगे, नीचे दुकान पे जाएँगे, एक ठेली वाले से ले आएँगे। ये चाहते हैं कि सब्जियाँ भी रिलायंस इंडस्ट्री में बिके, सब्जियाँ भी अडानी साहब बेचे, उसकी भी मंडी वो लगाए, तो भाई प्याज छीलेंगे बाकी लोग, क्या करेंगे? भूखे मर जाएँ, फांसी पे लटक जाएँ। किसान तो वैसे ही आपके राज में फांसी पर लटक रहा है, आप आम आदमी को भी बर्बाद कर देना चाहते हो। अंदाज़ा लगा लो कि सब्जी बेचकर एक आदमी जो 50, 100, ₹200 कमा के अपने घर का गुज़ारा कर रहा है, इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम ₹200 उसे गुज़ारा करने वाले बेचारे को कारोबार करने दें। ये चाहते हैं कि वो कारोबार भी इनके मित्र अडानी और अंबानी करें। रिटेल इंडस्ट्री को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री में सिर्फ़ एक आदमी का रहे। धारावी का जो प्रोजेक्ट है, वो भी कुल मिलाकर यही है। जो उसका सेंट्रल आइडिया यही टेक्निकल डिटेल उसकी और भी है, मगर सेंट्रल आइडिया यही है कि जो छोटे-छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको बर्बाद कर दिया जाए और मोनोपोली स्थापित कर दी जाए कि पूरा देश केवल और केवल अडानी और अंबानी का गुलाम बन के रहे। बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, आपने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। हम फिर किसी और चर्चा में आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।